नमस्कार, मैं जनमुक्ता शिवम गौतम। और जिस तरीके भारत चीन के बीच में तनाव चल रहा है उसके बाद में आज भारतीय सीमाओं पर एक माइन के विस्फोट के बाद घायल हुए और उसके बाद बलिदान हुए नाइमा तेनजिंग का आज अंतिम संस्कार किया गया लेह में। और उस समय भारतीय जनता पार्टी के महासचिव राम माधव भी वहाँ मौजूद थे। उसके अलावा तमाम तिब्बती समुदाय के लोग वहाँ मौजूद थे और उन्होंने भारत माता की जय के नारे भी लगाए और ये भी कहा कि इसने भारत से प्यार करते करते अपनी जान दी और तिब्बत से प्यार करते करते ये भारत में आया था। निश्चित तौर पर नाइमा तेनजिंग वो इकलौते सैनिक थे जिनकी के बलिदान हुआ इस पूरे ऑपरेशन के दौरान, लेकिन उसके बदले में भारत ने उन तमाम चोटियों पर अपना कब्जा किया जो पैगोंग त्सो झील के दक्षिणी इलाके में है, चुशूल के इलाके में है और उसके एकदम सामने मोल्डो का चीनी कैंप है सेना का। और इस तरीके से भारतीय सेना की जो स्थिति है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के इन जवानों की बदौलत इतनी ज़्यादा बेहतर हो गई है कि चीन नीचे से ऊपर तक हिल गया है। और जिस तरीके से इस पूरे मामले में तिब्बती लोगों ने भारत की नारे लगाए और उससे पहले जब भारतीय सेना की गाड़ियां जा रही थी उन पर भी उन्होंने सफ़ेद स्कार्फ बांध कर ये दिखाया था कि तिब्बत के लोग पूरी तरीके से भारतीय सेनाओं के साथ हैं और वो भी चाहते हैं कि इस अतिक्रमणकारी और विस्तारवादी चीन का खात्मा हो और ये खात्मा भारत के ही हाथों हो सकता है, ये पूरी दुनिया को उम्मीद है। वहीं दूसरी तरफ चीन अपनी कुत्सित और कुटिली चालों को चलने से बाज नहीं आ रहा है। अभी पिछले दिनों देखने को मिला किस तरीके से भारतीय रक्षा मंत्री से बात करने की कोशिश की गई चीन के द्वारा और उससे पहले जब भारतीय रक्षा मंत्री उसे नज़रअंदाज कर रहे थे तब बार बार इसके लिए गिड़गिड़ाया चीन और फिर बाद में भारतीय रक्षा मंत्री से होटल में जाकर बातचीत की। उससे पहले एनएसए अजीत डोभाल से बातचीत हुई थी जिसके बाद में चीन ने अपनी सेनाओं को पीछे हटाया था, लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके से चीन एक तरफ कहता है कि वो सेना हटा रहा है और दूसरी तरफ वो अतिक्रमण की तैयारी भी कर रहा होता है, जिसका जो सबूत आज है वो सीधे तौर पर एलएसी पर नजर आ रहा है। जब चीन की तरफ से करीब 50,000 सैनिक एलएसी के आसपास लगा दिए गए हैं, तमाम टैंक और तमाम दूसरे जो तोपें हैं वो लगाई गई है, लेकिन भारतीय सेना को इसका पहले से अंदाजा है और भारतीय सेना भी चीन से बातचीत जरूर कर रही थी कमांडर स्तर पर, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय सेना अपनी तैयारियों को, अपनी तैनाती को भी बढ़ा रही थी और इसी का नतीजा है कि भारतीय सेना की तरफ से भी चीन की सेना से 1.5 गुना सैनिक एलएसी के ऊपर लगा दिए गए हैं। इस वजह से चीन पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है और बौखलाने के साथ साथ चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की जो हालत चीन में है वो दिनों दिन पतली होती जा रही है, दिनों दिन चीनियों का गुस्सा होता जा रहा है उनके खिलाफ और इसी को देखते हुए चीन के राष्ट्रपति को भी अब अपनी सेना के ऊपर काफ़ी गुस्सा आ रहा है और उसने अब तक कई ऐसे सैन्य कमांडरों को सजा के तौर पर उन्हें डिटेन भी कराया गया है। और साथ ही साथ जिस तरीके से भारतीय सेना ने चुशूल के सेक्टर में दक्षिणी पैगोंग त्सो झील के दक्षिणी इलाके में जिस तरीके से चोटियों पर कब्जा किया है उसके बाद चीन का ये तानाशाह बहुत ज़्यादा गुस्से में है और वो अपनी सेना के कमांडरों के खिलाफ कार्रवाई की योजना बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी कड़ी में एक आज हू लिजियन का एक बयान आता है चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का, जो फिर से एक वही बात दोहराता है जो बहुत पहले से चीन कहता आया है। वो कहता आया है कि अरुणाचल प्रदेश को हम प्रदेश नहीं मानते हैं, ये दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा है जो कि चीन का ही हिस्सा है। यानी कि चीन जिसका इलाका पहले बहुत छोटा था लेकिन बाद में उसने विस्तारवादी नीतियों के तहत तमाम छोटे बड़े देशों पर कब्जा कर लिया और उसी के तहत तिब्बत के एक बहुत बड़े भूभाग पर चीन का कब्जा हुआ। और आज चीन ये कहने की कोशिश करता है कि जो कुछ तिब्बत का पहले था आज वो चीन का है और उससे पहले वो रूस को लेकर भी ऐसी बातें कर चुके हैं। और भारत का जो अक्साई लद्दाख का हिस्सा है उसको भी चीन ने कब्जा कर लिया था। भारतीय एक जो पहला प्रधानमंत्री था भारत का वो अपनी अय्यासियों के लिए बहुत ज़्यादा कुख्यात रहा और उसकी गलत नीतियों की वजह से ही चीन ऐसा कब्जा करने में कामयाब हो गया था। चीन को यह लगता है कि जिस तरीके से मनमोहन की कांग्रेसी 10 साल की सरकार के दौरान भी चीन ने धीरे धीरे करके भारत के करीब 5,000 स्क्वायर किलोमीटर भूभाग को कब्जा कर लिया था, उसी तरीके से वो कंटिन्यू करना चाहता था। लेकिन 2014 में जब सरकार बदली और भारत की चीन के प्रति जो नीतियां हैं वो भी बदली, साथ ही साथ सेना को मजबूत करने का जो काम था वो मोदी सरकार ने किया और आज उसकी वजह से भारतीय सेना पूरी तरीके से चीन की आंखों में आंखें डाल के और उसके ऊपर दहाड़ कर ये कह रही है कि अगर चीन ने कोई भी हिमाकत करने की कोशिश की, कोई भी गलती करने की कोशिश की तो भारतीय सेना उसको भी अंदर घुसकर मार सकती है। और इसका नमूना भारतीय सेना ने 15 जून को भी दिया था जब शी जिनपिंग का बर्थडे था यानी कि जन्मदिन था
और शी जिनपिंग को उस जन्मदिन के दौरान जिस तरीके से पीएलए की हार के तौर पर एक तोहफा मिला था, उससे भी जिनपिंग बहुत ज़्यादा अपनी सेना से नाराज़ था। जिस तरीके की खबरें आई थी, लेकिन बाद में उन खबरों को एक तरीके से रैपअप करने की, कवरअप करने की कोशिश की गई। पहले ग्लोबल टाइम्स ने ये कहा था कि चीन के तमाम सैनिकों को इससे नुकसान हुआ है, लेकिन बाद में चीन ने इस बात को छुपा लिया और उसके बाद 80 से ज़्यादा कब्रें जो तिब्बत के इलाकों में देखने को मिली और उनके ऊपर जो शिलापट मंदारिन में लिखा हुआ था, उसके बाद चीन की पोल पूरी तरीके से खुल गई कि गलवान घाटी का जो संघर्ष हुआ था, जिसमें 20 भारतीय जवानों का बलिदान हुआ था, उसमें चीन के 80 से ज़्यादा जवान मारे गए थे और इसको लेकर चीन में खलबली थी। मीडिया चूँकि चीन में बिल्कुल भी नहीं है, जो कुछ है वो सरकारी मीडिया है, इसीलिए चीन में इस तरीके की बातें ज़्यादा नहीं आती हैं। लेकिन उसको लेकर जिस तरीके से जो सेना के पूर्व अधिकारी हैं, उन्होंने विरोध दर्ज कराया था। और चूंकि 15 जून चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का जन्मदिवस था, इसलिए चीन इतनी ज़्यादा शर्मनाक चोट को किसी भी हालत में स्वीकार नहीं कर सकता था। इसलिए चीन आज तक इस मामले को नकारता आया है कि उसके सैनिकों का कुछ भी अहित भारतीय सैनिकों ने किया था, जबकि हकीकत यह है कि भारत के सैनिकों ने निहत्थे होते हुए भी 80 से ज़्यादा चीनी चंपुओं की गर्दनें तोड़ दी थी, हड्डियां तोड़ दी थी, जिसके बाद वो मौत के घाट उतार दिए गए। और उसी वजह से चीन पूरी तरीके से बॉल खिलाया हुआ था, जिसके बाद उसने मोल्डो चुशूल का जो इलाका है वह घुसपैठ की कोशिश की, जिसका जवाब देते हुए 29-30 अगस्त को भारतीय सैनिकों ने तमाम उन चोटियों पर अपनी मोर्चाबंदी कर दी जिनको कब्जाने की कोशिश चीन करता हुआ दिखाई दे रहा था। अब इसी वजह से चीन अरुणाचल प्रदेश का सवाल उठा रहा और ये कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश उसी का भूभाग है और उसको वो अपना हिस्सा मानता है। भारत का अरुणाचल प्रदेश उसकी नज़र में कहीं भी नहीं है। और इसको लेकर चीन, भारत जब से आज़ाद हुआ है और जब से अरुणाचल प्रदेश एक अलग राज्य के तौर पर बना है, उससे पहले यूनियन टेरिटरी था, उस समय से चीन इसको अपना हिस्सा बताता रहा है और ये कहता रहा है कि चूंकि भारत और चीन की जो सीमाएं हैं अभी तक पूरी तरीके से चिन्हित नहीं है, इसलिए भारतीय सेना हो या पीएलए हो, इस मामले में वो कुछ भी अगर करते हैं तो वो कानूनों के तहत ही है। यानी चीन सभी बाउंड्रीज को, सभी सीमाओं को अपने हिसाब से रेखांकित करना चाहता है और वो केवल भारत के खिलाफ ऐसा नहीं कर रहा है। दुनिया के 18 देशों के साथ चीन का सीमा विवाद चल रहा है और उसमें रूस जैसा वो देश भी शामिल है जिसके बिना पर चीन में कम्युनिस्ट क्रांति हुई थी। यानी कोमिंट्रॉन का शासन हटाकर चीन के अंदर जिस कम्युनिस्ट पार्टी को स्थापित करने का काम रूस ने किया था, आज चीन रूस के ही तमाम क्षेत्रों पर अपने दावे करता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरी तरफ मंगोलिया, जो चीन का पड़ोसी देश है और शांतिप्रिय देश कहा जाता है, उसके भी तमाम इलाकों पर चीन कब्जा करता हुआ दिख रहा है। मंगोलिया की मंगोलियन भाषा को दबाने की कोशिश चीन के द्वारा की जा रही है। उसी तरीके से ताइवान, जो कि चीन का ही एक भूभाग था और चीन की निर्वासित सरकार ताइवान चली गई थी, चीन ताइवान को भी अपने देश का हिस्सा बताता रहा है और इसी कड़ी में अब ताइवान और चीन के रिश्ते बेहद खराब हो चुके हैं। और अभी जिस तरीके से 2 दिन पहले खबर थी कि ताइवान की तरफ अतिक्रमण की कोशिश में चीन का एक सुखोई 35 भी ध्वस्त हुआ है, जिसको लेकर ताइवान ने हालांकि कोई आधिकारिक बयान तो नहीं दिया था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खबर यही थी कि ताइवान की तरफ से ही इसको ध्वस्त किया गया है। उसके बाद में जिस तरीके से जापान के साथ चीन के रिश्ते चल रहे हैं और उन सभी रिश्तों को देखते हुए कोरोना की महामारी में चीन अलग थलग पड़ चुका है, इसी वजह से उसको खिसियाट सबसे ज़्यादा भारत के साथ है और उसको ऐसा लगता है कि उसको अगर कोई देश मात दे सकता है या कोई देश उसको साथ सीधे तरह से उलझ सकता है तो वो भारत ही है। चूँकि जापान के साथ उसकी जो सीमा है वो समुद्री सीमा है और जापान की समुद्री सीमाओं में यूएस नेवल शिप खड़े होते हैं और उसकी वजह से वो जापान की तरफ जाने से बचना चाहता है, क्योंकि चीन की जो नेवी है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है। बाकी ताइवान जैसे देशों, लाओस, कंबोडिया जैसे देशों, इनको वो पहले से आंख दिखाता रहा है और दक्षिण चीन सागर में अतिक्रमण की तमाम कोशिशें चीन के द्वारा की जाती रही हैं। लेकिन भारत अच्छी तरह से जानता है कि चीन को किस तरीके से सबक सिखाना है और भारत की जो कि चाणक्य नीति की जो पुरानी बात है कि दुर्जनस्य दंडनम, तो दुर्जन के लिए दंड का ही एक उपाय है। हालांकि बातचीत का जो नाटक ये चीन भारत के साथ करता है उसको भी भारत देखता है, लेकिन अपनी तैयारियों को कभी भी जवाहरलाल की तरह से खुली तरीके से हटाता नहीं है और न अपनी तैयारियों को रोकता है भारत। और इसी का नतीजा है कि आज भारतीय सेना
पूरी तरीके से LAC के ऊपर, चीन के ऊपर हावी होती हुई दिखाई दे रही है, जिसका असर चीन के जो अंदरूनी हालात हैं उस पर भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक तरह से जब भारत ने 3 बार डिजिटल स्ट्राइक किया, उसका बहुत बड़ा जो धक्का है वो चीन को लगा है। दूसरी तरफ भारत के साथ चीन का व्यापार भी कम हुआ है, तो चीन को भारत तरफा मार करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से खिसियाट में चीन की तरफ से अजीब अजीब बयान आते हैं। कभी वो अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताता है, कभी वो ये कहता है कि 370 और 35 से हटाकर भारत ने जो संप्रभुता को लेकर चीनी संप्रभुता को चुनौती दी है और क्षेत्रीय अशांति को बढ़ाने का काम किया है। चीन शांति और सौहार्द चाहता है, लेकिन दुनिया जानती है कि चीन ही ऐसा देश है जो शांति की बात ही नहीं करता, और बात करता है तो अंदर खाने वो क्रांति यानी कि आतंक फैलाना चाहता है, विस्तारवादी नीति को अपना रहा है, चाहे माओ से तुंग रहा हो या फिर अभी का जो राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। ये सभी के सभी उस पद्धति पे, उस परंपरा पे चलते हैं जिसमें कहा गया है कि चीन एक हथेली है और तिब्बत हो, लद्दाख हो, नेपाल हो, अरुणाचल प्रदेश हो, सिक्किम हो, ये उसकी उंगलियां हैं और उंगलियों को हथेली से मिलाना जरूरी है। इस तरीके की सोच चीनियों के अंदर है, और चीन के तानाशाह बनने के बाद शी जिनपिंग को ऐसा लगता है कि जिस तरीके से उसने पूरी की पूरी आर्मी को कंट्रोल कर रखा है, और अब तो उसने पुलिस को भी एक तरीके से पीपल्स पुलिस बना दिया है, यानी कि वो भी सीधे तौर पर अब राष्ट्र के लोगों के प्रति नहीं बल्कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति जवाबदेह होगी। जिस तरीके से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति चीन की जो सेना है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी जिसको कहा जाता है, वो जवाबदेह है, यानी कि सब कुछ अब चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ में है, और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी पूरी तरीके से शी जिनपिंग के हाथ में है। लेकिन शी जिनपिंग पूरी तरह से जानता है कि आज जिस तरीके से दुनिया की स्थिति बदल गई है, भारत के साथ अमेरिका आ गया है, उसके अलावा भारत का जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के साथ जो क्वाड बना है, उसके साथ साथ अमेरिका ने जो घोषणा की है कि वो दक्षिण कोरिया को भी इसमें मिलाकर नेटो जैसा एक संगठन बनाने की तरफ अग्रसर है, और उसकी मीटिंग भारत में अगले महीने होने वाली है। तो इसको लेकर चीन घबराया हुआ है। उसे लगता है कि अगर ये संगठन बन गया तो निश्चित तौर पर ये 5 देश मिलकर चीन को चिंदियों में आसानी से बखेर देंगे, और भारत में बैठे हुए चीनी चंपू भी इसके पक्ष में कुछ नहीं कर पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।